नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड समेत जैश के 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एक मेजर समेत 4 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक। भारत और अर्जेंटीना के बीच शिखर वार्ता जारी, द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श। आपसी सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों का जोर। भारत को बड़े और मजबूत बैंकों की जरूरत, आरबीआई बोर्ड की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बैंकों द्वारा नीतिगत दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर जोर। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव मामले में आज से सुनवाई। भारत पाकिस्तान शीर्ष अदालत के सामने 4 दिन की सुनवाई में रखेंगे अपना अपना पक्ष। पूर्व महाधिवक्ता हरीश साल्वे करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। राजकुमार सिंह अजीत सिंह बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन छायानौत और राम सुतार वांजी सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित। दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए सम्मान। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां शामिल। पुलवामा हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने कश्मीर की घाटी में अभियान शुरू कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पिंगलिना इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसके तहत आज सुबह सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि आतंकियों के शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड गाजी रशीद उर्फ कामरान भी शामिल है। वहां अभी 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक मेजर समेत 4 जवान शहीद भी हो गए हैं। सेना के जवानों ने इस इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। घायल जवानों को श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा पुलवामा जिले में इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है। इस बीच पुलवामा हमले के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से अलगाववादी नेताओं को मिली सुरक्षा वापस ले ली गई है, जिनमें ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी, फजल हक कुरैशी और शब्बीर शाह शामिल हैं। रविवार शाम से ही अलगाववादियों को मिली सभी सुरक्षा और गाड़ियों को हटा लिया गया। पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं वापस लेने का फैसला लिया गया। अब किसी भी अलगाववादी को किसी भी बहाने से सुरक्षा नहीं दी जाएगी। पुलिस इस बात का पता लगाएगी कि ऐसे और अलगाववादी तो नहीं हैं जिन्हें सुरक्षा या सुविधाएं मिली हुई हैं, और अगर ऐसा पाया गया तो उन्हें तत्काल वापस लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अलगाववादियों की सुरक्षा वापस लेने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस फैसले को सही ठहराया है। अलगाववादी हैं जिनको हुर्रियत कहते हैं, वो पाकिस्तान से बात करते हैं, उनको कई जगह से फंडिंग आती है, और सबसे की पीड़ा की बात यह है सुरक्षा भारत सरकार से, सुरक्षा कश्मीर सरकार से, और कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादियों पर मुलायम और आशीर्वाद, ये तो नहीं चलेगा ना। भारत कश्मीर को भारत से अलग करने वाली किसी कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है और रहेगा। तो स्वाभाविक है कि आप अपने अलगाववाद की बात करिए, लेकिन भारत और कश्मीर सरकार की सुरक्षा के तले आप अलगाववाद की बात करेंगे, सहयोग लेंगे भारत सरकार से, कश्मीर सरकार से, और भारत को तोड़ने की बात करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो अगर ये फैसला हुआ है, कश्मीर सरकार ने फैसला किया है, तो अच्छा स्वागत योग्य फैसला है। ये फैसला पहले होना चाहिए था। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ ने अब अतिरिक्त सतर्कता बरतने का फैसला लिया है। इसके लिए अर्धसैनिक सुरक्षा बल ने मूवमेंट के दौरान नए फीचर्स और नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। रविवार को सीआरपीएफ महानिदेशक आरआर भटनागर ने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। कश्मीर घाटी में 2 दिन के दौरे के बाद सीआरपीएफ महानिदेशक ने कहा
कि काफिलों के गुजरने के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल के साथ ही उनकी टाइमिंग में भी बदलाव किया जाएगा। उनके रुकने के स्थान और मूवमेंट को लेकर अन्य सुरक्षा बलों जैसे सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके काम किया जाएगा। हमले के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए घाटी पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अब सुरक्षा बलों का काफिला गुजरते वक्त आम ट्रैफिक रोका जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बरौनी में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। उन्होंने आतंकी घटना में शहीद हुए पटना के संजय कुमार सिन्हा और भागलपुर के रतन ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। अपना बलिदान देने वाले पटना के शहीद कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा और भागलपुर के शहीद रतन कुमार ठाकुर को भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमले का करारा जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और रक्षा बलों को सभी राजनीतिक दलों का पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और वो निश्चित रूप से दुश्मन को सबक सिखाएगी। और ऐसे ही बहादुर जवानों में आज जिन्हें हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, मनोज कुमार बेहरा और प्रसन्न कुमार साहू, ऐसे बहादुरों को पैदा करने वाली यह उड़ीसा की धरती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, भारत का स्वराष्ट्र मंत्री होने के नाते और हमारे प्रधानमंत्री ने भी दो टूक शब्दों में कहा है बहनों भाइयों कि हम अपने सेना के सुरक्षा के जवानों को खुली इजाजत देते हैं कि हमारे शहीद जवानों का यह बलिदान यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और बहनों भाइयों, यकीन दिलाता हूं जो भी हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के पड़ोसी देशों ने भी उस पर दबाव बढ़ा दिया है। आतंकी हमलों के बाद भारत और ईरान इस क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आपस में करीबी सहयोग करने पर राजी हुए हैं। भारत और ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि दोनों देशों के सुरक्षा बलों पर हाल के हमलों के दोषी आतंकवादियों को दंडित करें। दोनों ही देशों में ये हमले पाकिस्तानी आतंकवादी गुटों ने किए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बल्गारिया जाते समय कुछ देर के लिए कल तेहरान रुकी, जहां उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से मुलाकात की। ईरान ने आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्तान के राजदूत को समन किया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर बुधवार के आत्मघाती बम हमले के गुनहगारों का सहयोग करने का आरोप लगाया है। इस हमले में उसके 27 सैनिक शहीद हो गए। ईरान के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि तालिबान के साथ चर्चा को लेकर पाकिस्तान सरकार ने उनसे कोई सलाह नहीं ली। अफगानिस्तान ने इसे न केवल चल रहे शांति प्रयासों को कमजोर करने बल्कि अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और यूएनएससी रेजोल्यूशन 1988 का उल्लंघन बताया है। तालिबान के प्रतिनिधि के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और शीर्ष अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। बयान में कहा गया है कि तालिबान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मिलेगा। तालिबान की ओर से की गई घोषणा पर अमेरिका और पाकिस्तान की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की कड़ी में भारत एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में भारत पाकिस्तान के खिलाफ लामबंदी करेगा और पाकिस्तान को काली सूची में डालने के लिए जोर लगाएगा। पेरिस में यह बैठक कल से शुरू हो चुकी है और 22 फरवरी तक चलेगी। दुनिया में आतंकवाद की आर्थिक रसद काटने
और मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था FATF ने पाकिस्तान को उन 11 देशों की निगरानी सूची में डाल रखा है जहां आतंकवाद को आर्थिक रसद आसानी से हासिल हो रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रविवार को बुल्गारिया से मोरक्को की राजधानी रबात पहुंची। यहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान सुषमा स्वराज ने पुलवामा को लेकर अपना दुख जाहिर किया। सुषमा स्वराज के सामने मोरक्कन सिंगर नसर मेगरी ने महात्मा गांधी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए भी पेश किया। उन्होंने कहा कि मोरक्को हमेशा हमारे साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने भी हुए हैं। मोरक्को की मेरी ये पहली यात्रा है, विदेश मंत्री के तौर पर भी और वैसे भी। मैं वैसे तो जब कभी भी यात्रा के लिए चलती हूँ बहुत खुशी से चलती हूँ, लेकिन इस बार बहुत भारी मन से आई हूँ। तो क्या आपको मालूम है कि 16 की सुबह को मैं चली थी और 14 तारीख के दोपहर को इतना बड़ा हादसा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ था, जहां हमारे 40 जवान एक ही बार में ब्लास्ट से मार दिए गए, और वो जवान जो अपनी ड्यूटी पर पुलवामा जा रहे थे। एक बार मेरे सभी एम्बेसडर्स को लगा जहां जहां मैं जा रही थी कि शायद मुझे अपनी विजिट कैंसिल करनी होगी। मुझे भी ये लगा कि मुझे विजिट कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा तो उन्होंने जो बात कही मैं यहाँ कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप मोरक्को जा रही हैं। मोरक्को वो मुल्क है जो टेररिज्म के खिलाफ हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। मोरक्को वो मुल्क है जो काउंटर टेररिज्म की दिशा में हमारे साथ समझौता करने जा रहा है, और मोरक्को वो मुल्क है जो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आप जरूर जाइए, बिल्कुल भी अपनी विजिट कैंसिल मत करिए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिशियो मैक्री भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी है। बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग भी एक अहम मुद्दा है। दोनों नेताओं के बीच अर्थव्यवस्था, परमाणु प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर होगा। मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच करीब $3 अरब का व्यापार है। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिशियो मैक्री का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद मॉरिशियो ने गार्ड का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ साथी मौजूद थे। राष्ट्रपति मॉरिशियो मैक्री ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिशियो मैक्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रविवार को पहुंचे। कल उन्होंने आगरा में ताजमहल का भी दीदार किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। RBI बोर्ड की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत को मेगा और मजबूत बैंकों की जरूरत है। बैंकों के विलय को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह बात कही। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों द्वारा नीतिगत दर में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो 21 फरवरी को बैंक प्रमुखों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। All schemes cost, but year after year, our experience of the last 5 years has been that there has been a reasonably high growth as far as revenues are concerned. So, at one stage, governments were finding it difficult, particularly in year 12, 13, 14, etc., even to accommodate 28,000 crores in Manrega, the example you gave. Today, it's possible to accommodate 60,000 crores because it's transmission of money through the DBT as far as the weaker sections are itself concerned. So my own experience has been that when we announce schemes and fix a target, they are factored into the budget, which factors in the revenue growth itself. Our experience in the past really has been of the SBI merger. Now it's the second one which is taking place. I think India needs fewer and mega banks which are strong, because in every sense
from borrowing rates to optimum utilization, the economies of scale as far as banking sector are concerned are of great help. The transmission of rates is very important, especially after the central bank announces a rate cut. As already stated in our post-MPC press conference, I am having an interaction with the CEOs and MDs of the various banks, both public and private sector banks, and that is now scheduled to be held on the 21st of this month, that is in the latter part of this week. So we will discuss that issue with the banks and see what needs to be done. दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकुमार सिंहजीत सिंह, बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन छाया नौद और राम सुतार वांजी को सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। 2014 के लिए ये पुरस्कार कोरियोग्राफर राजकुमार सिंहजीत सिंह को दिया गया, जिन्होंने मणिपुरी नृत्य के जरिए यूरोप के कई देशों में भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम किया। 2015 के लिए पुरस्कार बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन छाया नौद को दिया गया। वहीं 2016 के लिए पुरस्कार शिल्पकार और मूर्तिकार राम सुतार वंजी को दिया गया, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार की शुरुआत केंद्र सरकार ने मानवता के प्रति गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के योगदान की पहचान करते हुए 2012 में उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की थी। इसके तहत 1 करोड़ रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र, धातु की प्रतिमा और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तशिल्प वस्तु दी जाती है। As such, ladies and gentlemen, all three of our award winners today are not just emblems of the plural and singular beauty of India's culture and cultural harmony, but are also linked to the life and brilliance of Rabindranath Tagore. I am confident that the beauty of cultural harmony and the brilliance of Tagore will continue to help define our national life and our engagement with the world. साथियों, गुरुदेव का कृतित्व और उनका संदेश समय, काल और परिस्थिति से परे है। मानवता की रक्षा के प्रति उनके आग्रह को आज और मजबूत करने की आवश्यकता है। आज दुनिया में जिस तरह की चुनौतियां हैं, उसमें गुरुदेव को पढ़ा जाना, उनसे सीखा जाना और अधिक प्रासंगिक है। गुरुदेव जी ने लिखा है, मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा ही आनंद है। हम सभी सेवा का ये भाव यूं ही बनाए रखें, देश की संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए कार्य करते रहें। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने कल अपना स्थापना दिवस मनाया। सेना का यह अस्पताल सैनिकों, सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराता है। यहां किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी जाती है। कार्यक्रम में सेना के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। भारतीय सेना के मेडिकल कॉर्प्स ने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए राज्यसभा टीवी को भी सम्मानित किया। The glorious history of Army Hospital Research and Referral Delhi Cant is incomparable. It has the unique distinction of catering to combatants in all wars fought by our country. It has kept pace with a rapidly evolving healthcare system and has maintained its leadership as a center of excellence not only for the Armed Forces Medical Services but also the nation. To showcase the quality medical care and the facilities available at the Army Hospital, a film was made by the Rajya Sabha TV last year. The film has been received very well, it has received wide acclaim, and the hospital has won many accolades after that. It is indeed our privilege today to be able to screen this film for our veterans who have built this jewel in the crown of the AFMS brick by brick. राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र में फिर से 7 चुनाव लड़ेंगी।
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। जो शिवसेनेचा फॉर्म्युला आहे त्याच्यावर चर्चा झाली। त्या संदर्भात स्वतः दोन राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष एकत्र येऊनच बोलतील, त्याच्यावरती आता बोलणं योग्य नाही। क्या अभी भी शर्तें हैं बाकी कुछ? नहीं, पूरी जो शर्तें बातें पूरी हो गई। प्रधानमंत्री ने झारखंड के हजारीबाग जिले में कल स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति और साफ सफाई से संबंधित 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने रिमोट कंट्रोल के जरिए हजारीबाग, दुमका और पलामू में 3 चिकित्सा महाविद्यालयों के भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जमशेदपुर और इन तीनों जिलों में 500 बिस्तरों वाले 4 अस्पतालों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में स्वच्छ भारत अभियान को तेजी से लागू करने के लिए झारखंड की सराहना भी की। साथियों, झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर निरंतर प्रयास कर रही है। देवघर में एम्स के बाद आज 3 जिले दुमका, हजारीबाग और पलामू में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। सिर्फ 3 साल पहले की स्थिति ये थी कि झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज थे। अब आज देखिए, एक ही दिन में 3 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेजों से युवाओं को यहीं पर मेडिकल पढ़ाई का विकल्प तो मिलेगा ही, साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर होगी। इससे पहले बिहार में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के विकास को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने कल बरौनी में 33,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जगदीशपुर वाराणसी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के फूलपुर से पटना विस्तार का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वी भारत और बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार और पूर्वी भारत में शेष भारत से तेज गति से विकास करने की क्षमता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 13,365 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पटना मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। इसमें 2 गलियारे होंगे, दानापुर से मीठापुर और पटना रेलवे स्टेशन से नया ISBT, और इसके 5 साल में पूरा हो जाने की संभावना है। ये परियोजना पटना और समीपवर्ती क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाएगी। हम शहरों में भी स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं। मैं पटना वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पाटलिपुत्र अब मेट्रो रेल से जुड़ने वाला है। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना को वर्तमान के साथ साथ भविष्य को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से विकसित हो रहे पटना शहर को और बुलंदी देगा, नई रफ्तार देगा। इसके साथ साथ पटना रिवर फ्रंट के विकसित होने से पटना में रहने वाले लोग और वहां आने वाले पर्यटकों को एक अलग अनुभव मिलने वाला है।